हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 यानी सोशल साइंस क्लास 10 का उनके जो पॉलिटी वाला सेक्शन है। जी हम गाइस, जो आप लोग की सामाजिक विज्ञान है वो 4 पार्ट यानी 4 पार्टों में बटी हुई है, शायद आप जानते होंगे। जिसमें आपका मतलब हिस्ट्री है, जियोग्राफी है यानी इतिहास है, भूगोल है, एक पॉलिटी यानी लोकतांत्रिक राजनीति 2 ऐसे कर आपका बुक का नाम होगा। और एक आपका मतलब आर्थिक विकास की समझ जिसमें सब लेसन है यानी इकोनॉमिक वाला। मतलब इस प्रकार 4 पार्टों में बटी हुई है। तो उसमें से जो लोकतांत्रिक राजनीति 2 है उस पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें मैंने आप देखिए जितने भी प्रकार के आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ना बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न जो 1 अंक में आते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक में आते हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक में आते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 6 अंक में आते हैं। सारे के सारे टाइप के यहाँ पे प्रश्नों को ले रखा है। और देखिए ये जो लास्ट वाला 6 अंक वाला इधर प्रश्न मैंने लिया है ना, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपके वो निश्चित है 6 मार्क में आएगा ही आएगा। तो चलिए इन सारे क्वेश्चन को हम मतलब एक एक कर बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बाकी उससे पहले कहूँगा यार, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ ऑब्जेक्टिव, इससे हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ऑब्जेक्टिव में कि देश की एकता तथा अखंडता के लिए आवश्यक है, मतलब जो देश की एकता और अखंडता है उसके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है। और यहाँ पे कई सारा आपका ऑप्शन है कि सत्ता की साझेदारी, ये है, मैं ये झंडा जो है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हो देश की एकता और अखंडता के लिए क्या आवश्यक है। तो हम सब जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी देश की मतलब एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है, ये ऑप्शन सही होगा। अब ये सत्ता की साझेदारी क्या है, जैसा आपके एक चैप्टर का भी नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी कहने से ये मतलब है कि मतलब देश के विभिन्न वर्गों के लोगों में, सभी जाति धर्मों के लोगों में सत्ता का समान विभाजन होना चाहिए। जैसे आप लोग देखते होंगे, मतलब जैसे मतलब मान लीजिए एक ही जाति के लोग या एक ही धर्म के लोग मतलब हमारे देश में शासन करने लगे तो फिर दूसरे धर्म या जाति के लिए दिक्कत पैदा हो सकता है। तो सत्ता की इसीलिए साझेदारी आवश्यक है कि सभी वर्गों के, सभी समाज के, सभी धर्म के लोग रहे, जिससे सभी धर्मों का और सभी जातियों का विकास हो। तो वही सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए या एक देश के एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। अब चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। ओके, ऑप्शन है 20, 24, 22, 23। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन ये थर्ड है। इस पे ज़्यादा आप डीप मत जाइए कि ये क्या सब है, नहीं तो बहुत ये लंबा चीज़ हो जाएगा। आप सिंपली याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है, तो भाई 22, बस, ठीक है। चलो आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में, अब यहाँ पे हाइफन दे दिया है और आगे इसका चार्ट है, ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हो कि धर्म का कोई स्थान नहीं है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म पर कोई विश्वास नहीं होता, या फिर एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास होता है, या केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, यानी मतलब उस राष्ट्र में मतलब किसी एक धर्म की जनसंख्या अधिक है तो उसी के धर्म को मान्यता दी जाएगी, यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, या सभी धर्मों को समान समझना। तो देखिए इसका ये हम लोग का ऑप्शन 4th नंबर सही है, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में, ठीक है, हम लोग के सभी धर्मों को मतलब समान समझना चाहिए और समान समझा जाता भी है। जैसे हम लोग का इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे सभी धर्मों का मतलब आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी मतलब उल्टी सीधी काम करती है वोट पाने के लिए, वो बात अलग है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ आपको ये फर्स्ट पेज पे जितने भी ये क्वेश्चन थे आपको क्लियर हो गए होंगे। 1 मिनट, ओके। चलिए तो आगे हम लोग आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इसके बाद तीसरे के बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। ओके, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2005 में, 2006 में, 2000 ईस्वी में, या 2008 ईस्वी में? तो इसका ऑप्शन ये चौथा सही है, 2008 में।
ठीक है। नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई वो कब हुई? 2008 में। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कई बार आप लोग के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर या 15 अगस्त को। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आप बता सकते हो इन ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो देखो, जो मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप याद रखना। ठीक है, चलो आगे हम देख लेते हैं। ये हम लोग के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, हमने 5 कर लिए। ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ये आपके मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके थे सारे के सारे क्वेश्चन, इसीलिए मैं आप मतलब इसको उठा लिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं उनको देखते हैं। जो 2-2 नंबर वाले प्रश्न यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? ठीक है, तो देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग हो, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार जो लोगों की भलाई के लिए काम करे, वही लोकतांत्रिक सरकार है। जैसे इंडिया में है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? आए तो ऐसे आप लोग लिख दीजिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग हो। जिसके केंद्र में लोग होने का मतलब कि अर्थात लोगों के द्वारा सरकार बनाई हुई गई हो या सरकार चुनी गई हो और जो लोगों की भलाई के लिए काम करे। बस सिंपल है इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे हम चलते हैं। ये फर्स्ट प्रश्न है, उसके बाद हम लोग सेकेंड देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य? वही हमने धर्मनिरपेक्ष अभी देखा, राज्य मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है। ठीक है, तो वही यहाँ उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन बना दे कि निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो देखो, राज्य का कोई अपना धर्म न हो तथा यहाँ राज्यों में रहने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सके तथा राज्य धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव न करे, तो यह स्थिति धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। ऐसे आप लोग लिख दोगे। ठीक है, कि राज्य का कोई अपना धर्म न हो तथा राज्यों में रहने वाले व्यक्ति या राज्य में रहने वाले व्यक्ति, इसको कर दीजिए बेटर रहेगा, राज्य में रहने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सके। ठीक है, अपने इच्छा अनुसार, तथा राज्य धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव न करे। मान लीजिए कोई एक धर्म का, मान लीजिए सीएम हो गया, ठीक है, तो वो फिर मतलब उसी धर्म को केवल बढ़ावा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं होगा। तो वही बोला जा रहा है। ठीक है, कि राज्य धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव न करे। ठीक है, भेदभाव करने का मतलब वही एक को बढ़ावा दे, एक को नीचा गिराए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह स्थिति धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। क्लियर? एक बार मैं और इसका आंसर पढ़ देता हूँ क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। राज्य का कोई अपना धर्म न हो तथा राज्य में रहने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सके तथा राज्य धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव न करे, तो यह स्थिति धर्मनिरपेक्षता कहलाती है, या यही स्थिति धर्मनिरपेक्षता होती है। सिंपल सा, ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड के बाद इधर आप लोग देख सकते हो, इधर थर्ड है। एक मिनट, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हो कि भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। ओके, तो श्रीलंका और नेपाल मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके अलावा कई सारे पड़ोसी देश है, ये तो आप सब जानते होंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में ये आपके आ चुका था, इसीलिए मैंने इसको पुट अप कर लिया। ठीक है, तो भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, कोई भी लिख सकते हो आप। मैंने यहाँ श्रीलंका नेपाल लिख दिया है, आप पाकिस्तान भी लिख सकते हो। तो श्रीलंका तथा नेपाल भारत के 2 पड़ोसी देश है, ऐसे कोई भी देश लेकर और ऐसे मतलब आप आंसर लिख दोगे, सिंपल। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फोर्थ यानी चौथा क्वेश्चन है कि पारिवारिक कानून से क्या तात्पर्य है। ओके, यानी जो पारिवारिक कानून है, ठीक है, फैमिली लॉज, उनसे क्या मतलब है। तो देखिए, विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे। गोद लेना मतलब समझते ही हो आप लोग, उत्तराधिकार मतलब जैसे आप किसी को मतलब चुन लेना अपने मतलब राज के रूप में। मतलब जैसे आप देखते होंगे, ये सुने होंगे टीवी में कि मैं इसको उत्तराधिकारी चुन रहा हूँ अपना, मतलब किसी के पास अपना बेटा वोटा नहीं होता है तो दूसरे का मतलब लेकर उसको उत्तराधिकारी अपना बना देता है। और वही गोद लेना भी होता है, दूसरे के मतलब किसी बच्चे को गोद लेना। ठीक है, तो वही विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े कानून पारिवारिक कानून हैं या पारिवारिक कानून कहलाते हैं। सिंपल इसका यही आंसर है। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बस क्वेश्चन को समझ गए, आंसर को समझ गए। अब ऐसा नहीं कि आपको सेम इसी तरह लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। इस मतलब इसको जैसे इस तरह से लिख सकते हो कि पारिवारिक कानून वे कानून होते हैं जिसमें विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार से संबंधित मामले देखे जाते हैं। सिंपल अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद पांचवा
पांचवा, हम पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। ओके, जो लोकतंत्र है नहीं, डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसके लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, आप इसको बताइए इसका, क्योंकि आप इसको तो भाई रोज जीवन में देख रहे हो, ठीक है। एक लोकतंत्र देश के लिए, जैसे हम लोग का देश है, इसके लिए जातिवाद कैसे हानिकारक हो सकती है? कई प्रकार से हानिकारक हो सकती है भाई। जातिवाद कहने का मतलब यहाँ पे कि एक ही जाति को बढ़ावा देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए, चलिए बता ही देता हूँ इसका आंसर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वही पॉलिटिक्स में ही गया, अगर एक ही मतलब किसी जाति का वो मान लीजिए सीएम बन गया, ठीक है, और फिर वो भड़काने लगे लोगों को, मतलब अपनी जाति को केवल श्रेष्ठ बताने लगे, दूसरों को नीचा बताने लगे, जो भी सुविधाएं हो केवल अपनी जाति को दे, दूसरी जाति को ना दे, तो फिर दंगे हो सकते हैं भाई इस चीज़ से, ठीक है। तो फिर ये हानिकारक है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आपको 2 कारण लिखने हैं, तो कई सारे कारण इस मतलब आप लिख सकते हो, मैंने एक आपको बता दिया, इसी प्रकार आप लिखते रहिएगा, ठीक है। केवल यहाँ पे 2 छोटे छोटे कारण लिखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क में आपके एग्जाम में आता है। चलिए उसके अलावा हम लोग ये 5वें के बाद 6वां प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है? ओके, सत्ता की साझेदारी से क्या मतलब है या क्या तात्पर्य? ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है, ठीक है। वही मैंने सिंपली आपको वही पहले ही बता दिया, ठीक है, कि राजनीति में किसी एक जाति का या धर्म का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, सारे जाति, धर्म और समाज के व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। वही सत्ता की साझेदारी है और उसी से लोकतंत्र अच्छा भी रहता है, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग लिख दीजिए कि सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है, आप लोग के एग्जाम में आए क्वेश्चन तो इस तरह, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैध सरकार से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो देखिए वह सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है वैध सरकार कहलाती है, सिंपल, ठीक है। जनता द्वारा चुनी सरकार वैध सरकार कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको ये 7वां क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वेरी वेरी ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये अभी तक जो मैं बता रहा था सारे के सारे 2 नंबर में प्रश्न आते हैं। उसके बाद अभी ये 3 नंबर वाला प्रश्न भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ओके, जो संघीय शासन व्यवस्था है उससे क्या तात्पर्य है? तो देखिए यहाँ उत्तर में लिखोगे कि वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या उससे अधिक सरकारें काम करें, संघीय शासन व्यवस्था कहलाती है। ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आपको शायद मतलब इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए भारत में भी एक संघीय मतलब व्यवस्था है। कैसे? तो देखो यहाँ मैं बताता हूँ, 1 मिनट, इस पे मैं बताता हूँ। देखिए ये भारत है मान लीजिए हम लोग का, तो देखिए भारत में एक ही समय 2 लोग शासन करते हैं। देखिए एक तो केंद्र सरकार, सीधे सीधे केंद्र सरकार शासन करती है पूरे देश पे, और एक राज्य सरकारें जो होती हैं जो अलग अलग पार्टिकुलर अलग अलग राज्य पे शासन करती है। तो जो ये केंद्र सरकार होता है एक ही बार में इन सारे राज्यों पे भी शासन करता है, और ये जो राज्य हो गए एक एक मतलब एक कोई राज्य हो गया तो उसका शासन व्यवस्था अलग होगा, कोई दूसरा राज्य हो गया तो उसका शासन व्यवस्था अलग होगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, यही संघीय शासन व्यवस्था है कि वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या उससे अधिक सरकारें काम करें, संघीय शासन व्यवस्था कहलाती है। तो देखिए ऐसा अगर हम एक राज्य ले ले और एक केंद्र सरकार ले ले तो उस राज्य में मतलब राज्य के तो सीएम कार्य करेंगे ही, उसके अलावा केंद्र सरकार भी उसमें काम कर सकता है। तो यही हुआ, वही सिंपली यहाँ पे कहा गया कि वह मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या उससे अधिक सरकारें काम करें, वही संघीय शासन व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको संघीय शासन व्यवस्था अच्छे से समझ में आ गई होगी, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये 2-2 नंबर के अब तक हम लोग प्रश्न देख रहे थे। अब हम 3-3 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, 3 मार्क में आप लोग के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ओके,
हमने यहीं पे संघवाद या वही संघीय व्यवस्था, यहाँ पे हमने अभी संघीय व्यवस्था के बारे में समझ लिया कि क्या होता है, तो उसी वही है संघवाद या संघीय शासन या संघीय व्यवस्था वही है। ठीक है, तो संघवाद क्या है, तो यही सिंपल यही जो चीज़ें हैं आप यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन देखिए उसको मैंने कैसे इससे रिलेट कर कर इस चीज़ को लिखा हुआ है इसका आंसर। ठीक है, देखिए संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चलिए पहले तो हम संघवाद क्या है इसका आंसर देते हैं। ठीक है, तो संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। संघवाद क्या है, सरकार का एक प्रारूप है, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ मतलब जैसे भारत है तो उसमें केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकारें अलग अलग होती है। तो ये क्या है, मतलब एक शासन व्यवस्था करने का प्रारूप है या सरकार का एक प्रारूप है। तो ही यहाँ पे कह रहा है कि संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। ठीक है, जिसमें एक ही समय में, एक मिनट मैं इसको इधर कर लेता हूँ। ठीक है, जिसमें एक ही समय में, मैं थोड़ा एक मिनट, ओके चलिए, जिसमें एक ही समय में दो या उससे अधिक सरकारें काम करें, संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद कहलाता है। देख रहे हो मैंने कैसे इस क्वेश्चन से रिलेट किया। यहाँ पे देखो, मैं आपको नीचे आकर दिखाता हूँ। देखो, जिसमें एक ही समय, यहाँ से इसका आंसर था ना, लेकिन शुरू मैंने यहाँ कुछ ऐसा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछ रहा है, तो देखिए संघवाद सरकार का एक प्रारूप है, इतना जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ जिसमें से सेम वही चीज़ें मैंने यहाँ भी ऐड कर दी। तो आप ये मतलब जो थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, देखो जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहायक होते हैं, और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन को सहायक मतलब हल करने में सहायक होते हैं। और ये सभी मिलकर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं ना, उनको सॉल्व करने में सहायक होते हैं। तो आप किसी भी प्रश्न को कम मत आंकना। ठीक है, किसी भी प्रश्न को कम मत आंकना, सभी को आपको समान वैल्यू देनी है और अच्छे से सबको पढ़ना है, अच्छे से सबको याद करना है। ठीक है, थोड़ा मैं ये लाइट बार लेता हूँ यार, ये काफ़ी कम उजाला आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ आई होप आपको क्लियर हो गई होगा सारी चीज़ें। चलिए मैं बंद ही कर लेता हूँ। चलो अब हम लोग 3 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनको देख लेते हैं। मतलब देख ही रहे हैं, इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें एक ही समय में 2 या उससे अधिक सरकारें काम करें, संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग अब संघवाद की विशेषताएं देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ कहा है ना कि इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चलिए भाई इसकी हम लोग विशेषताएं लिख लेते हैं। तो देखिए संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, और क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देखो यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। ठीक है, वही 2 स्तरों वाली, 2 से अधिक सरकारें मतलब शासन करती हैं, सही बात है। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, ये भी सही बात है, क्योंकि केंद्र सरकार हो गए और एक राज्य सरकार हो गया। तो राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों पे शासन करेगी और केंद्र सरकार मतलब पूरे केंद्र पे तो करेगी ही, अलग अलग राज्यों पे करेगी और इस पार्टिकुलर राज्य पे भी मतलब शासन करेगी। तो वही कह रहा है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, तो सही बात है। ठीक है, पर कानून, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अलग मतलब उनका अपना अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। ठीक है, या अपना अधिकार क्षेत्र होता है, यानी कहने का मतलब देखिए केंद्र सरकार कुछ अलग नियम मतलब जो लगाती है वो पूरे देश पर लागू होता है, लेकिन जो राज्य सरकारें जो नियम लागू करती हैं वो क्या होता है, पार्टिकुलर उस राज्य में लागू होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि पर कानून या कर वसूलने, ये सारी व्यवस्था जैसे कानून हो गया या कर हो गया, ठीक है, या प्रशासन करने की मतलब क्षमता जैसे अलग अलग होती है। केंद्र सरकार की क्षमता पूरे एक ही बार देश में होती है, लेकिन राज्य सरकार की पार्टिकुलर कुछ अपना क्षेत्रीय होता है, जैसे अपना राज्य। तो वही यहाँ पे चीज़ें लिखी गई है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून कर वसूलने, कर में नहीं वही टैक्स, ठीक है, और प्रशासन का अलग, प्रशासन का उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, प्रशासन मतलब वही शासन करने की व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सेकंड भी विशेषता क्लियर हो गया। अब इसका इतना ही लिख देते हो तो आपको काम हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर में इतना आपने इसको लिख दिया और इतना ये आप लिख दिया तो काम आपका हो जाएगा। लेकिन चलिए मैं एक और यहाँ पे लिख दिया हूँ कि विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। तो देखिए अब यहाँ पे ये मैंने इतना बड़ा लिखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपको क्या यहाँ पे याद रखना है कि जब दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है राज्य सरकार केंद्र सरकार में, तो वहाँ पे मतलब जज का कौन कार्य करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। तो इसको सिंपल बनाकर एक थर्ड पॉइंट अपनी भाषा में लिख दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मतलब ये जो सरकारें होती है ये अलग अलग स्तर की होती है। हमने देखा कि अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर कार्य करती हैं। ठीक है,
तो ये तो सिंपल ही मतलब ये तो जानने ही वाली बात है कि भाई एक ही मतलब देश में अगर दो मतलब सरकार है, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, ठीक है। तो अब केंद्र सरकार है तो उस राज्य के मतलब लोगों पे शासन करेगी ही, और वो राज्य का जो मुख्यमंत्री या जो भी हैं वो उस मतलब राज्य के लोगों पे मतलब शासन करेंगी। तो इसका मतलब दोनों एक ही लोग पे शासन करें, तो वही उसको बनाकर लिखा गया है। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि मतलब जो कर वसूला जाता है, कर वसूलना या फिर कानून लागू करना, वो दोनों का अलग-अलग होता है। राज्य सरकार अपना अलग-अलग करता है और केंद्र सरकार अलग करता है। अगर कोई राज्य सरकार में कानून पास होता है राज्य सरकार का, तो केवल उस राज्य को इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन अगर केंद्र सरकार द्वारा कोई कानून पास होता है तो वो पूरे मतलब उस राज्य को तो प्रभावित करेगा ही, उसके अलावा पूरे देश में और भी जितने राज्य हैं सबको प्रभावित करेगा। तो ये चीज़ें हमने लिखा है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आप बना कर लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चलिए ये हम लोग का फर्स्ट प्रश्न हो गया। यहाँ देखिए सेकंड प्रश्न है इसका कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। ओके, तो देखो भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन एक विशिष्ट मुद्दे को लेकर किया गया आंदोलन है, ठीक है। इस आंदोलन का उद्देश्य नर्मदा नदी पर बांध बनाने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन का रूप व्यापक हो गया। बस इतना आप लोग लिख दोगे, 3 नंबर आपको मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। बाकी और इसमें बढ़ाना चाहते हो तो अपने आप मन से बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। कि ये क्यों लोग रुक रहे थे नर्मदा बचाओ, यानी नर्मदा पे बांध बनाने से क्या मतलब पानी को रोकना, ठीक है। पानी को रोककर उस पर डैम वैम बनाकर सरकार के यही होता है ना कि बिजली उत्पादन किया जाए। तो उससे हो सकता है वहाँ के किसानों को ये परेशानी हो कि अगर डैम बना दिए तो सारे पानी रोक लेंगे तो हम लोग खेती करने में परेशानी होगी। तो ये चीज़ें आप यहाँ बनाकर और बड़ा इसको लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना आप लोग के 3 नंबर के लिए काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल 3 नंबर मिल जाएगा, कोई काटने वाला नहीं है। चलो आगे हम देखते हैं। आगे हम लोग एक ये प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम लोग एक जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको देखेंगे। दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर बताइए। मतलब ये दबाव समूह और राजनीतिक दल क्या होता है, या फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, दबाव समूह का एक उदाहरण दीजिए। राजनीतिक दल इस तरह से भी पूछता है कि राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर लिखिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखो इसका इन सब का आंसर इसी प्रकार लिखोगे उत्तर। दबाव समूह और राजनीतिक समूह में निम्न अंतर है, और 2 आप हेडिंग बना दोगे, इधर दबाव समूह और इधर राजनीतिक दल। और इधर आप लोग दबाव समूह में क्या लिखोगे कि ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, और राजनीतिक दल में ये चुनाव लड़ते हैं। अब यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि राजनीतिक दल तो हम जानते हैं कि जैसे बीजेपी हो गया या फिर आप हो गए या फिर कांग्रेस हो गया, ये सब राजनीतिक दल है। लेकिन ये दबाव समूह कहने से क्या मतलब, जैसे देखो एक ऐसा समूह जिसका मतलब पार्टिकुलर चुनाव लड़ने का मतलब नहीं होता है, किसी मुद्दे को लेकर या किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करना या आंदोलन करना। जैसे देखो अभी देखो जैसे किसानों का ही आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल ही रहा है, या मतलब अभी पीछे चला था फिर मतलब सब लोग रुक गए थे लेकिन फिर अभी शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये किसानों का आंदोलन, उसको हम मतलब अभी पार्टिकुलरली कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उसको हम एक दबाव समूह में ले सकते हैं, क्योंकि उसको मतलब बहुत सारे लोगों का एक पार्टिकुलर चीज़ पे लेकर आंदोलन चल रहा है, तो वही दबाव समूह होता है। तो दबाव समूह का उदाहरण यहाँ देखें, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन है, मतलब ये एक यूनियन है, इसमें मतलब कोई इनका मतलब नहीं होता है राजनीति से या ना चुनाव लड़ना। मान लीजिए स्टूडेंट के लिए कोई भी परेशानी मतलब बनती है तो ये मतलब ये यूनियन खड़ा होकर सामने आता है, तो यही होता है। और जो राजनीतिक पार्टी होती है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब उदाहरण है, मतलब ये राजनीतिक पार्टी के, ये दबाव समूह है। तो इसमें चलिए थोड़ा अंतर देख लेते हैं कि ये चुनाव नहीं लड़ते हैं दबाव समूह, लेकिन राजनीतिक दल वाले लोग चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य मतलब वही आगे मैंने डाट डाट लिख दिया, जगह ही नहीं था, तो मतलब इनका उद्देश्य मतलब सत्ता हासिल करने का नहीं होता है, इनका उद्देश्य सत्ता हासिल करने का होता है, ठीक है। अब देखो इसमें, ठीक है, इसमें मैं यहाँ मैंने क्या लिखा था भूल गया, ठीक है। चलो अभी मैं याद कर आपको बताता हूँ। देखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप बना कर लिख सकते हो कि इसमें कोई भी मतलब इसमें बहुत सारे एक पार्टिकुलर चीज़ को लेकर मतलब लोग शामिल होते हैं और आंदोलन करते हैं, लेकिन इसमें इसमें मतलब एक पार्टी के द्वारा लोग मतलब चुने जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे आप लोग बनाकर दोनों में अंतर लिख सकते हो। बाकी आप दबाव समूह समझ गए, राजनीतिक दल समझ गए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करोगे तो धीरे धीरे याद पड़ती जाएंगी, आप लिखते जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। सिंपली तो ये अंतर है, ठीक है, ये 3 मार्क में प्रश्न आता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और उदाहरण के तौर पे आप इधर ये लिख दीजिएगा और उधर ये लिख दीजिएगा। अब चलिए जो मेन हम लोग का प्रश्न है 6 नंबर वाला, उसको देख लेते हैं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर कम से कम मैं आपसे 5 से 10 मिनट
और लूँगा, क्योंकि ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है प्रश्न। देखो क्या है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क दीजिए। ओके, अब यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से काफ़ी सारे लड़के डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि देखो इसका आंसर मैंने इतना बड़ा लिखा है और इधर भी लिखा है, अब यहीं पे देख लड़के डर जाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको मतलब बोल रहा हूँ, आप देखिए, आप ये इस वीडियो को देखो, अगले 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपको ये पूरा का पूरा सरल लगने लगेगा। ठीक है, देखो प्रश्न है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क दीजिए। अब इस प्रश्न को करने के लिए केवल इस शब्द का आपको मतलब समझना है कि सांप्रदायिकता क्या होती है। आप अभी न्यूज में या अलग अलग जगहों पे काफ़ी डिबेट में या पेपरों में पढ़ते होंगे कि सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे को यहाँ भड़काया गया, ये सांप्रदायिक बयान दिया। तो ये सांप्रदायिकता का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, जो आजकल ये बीजेपी बहुत ज़्यादा आज करती है आजकल, मतलब 2 धर्मों में नफ़रत फैलाना। तो यही होता है, 2 धर्मों अथवा जातियों अथवा समाज में नफ़रत फैलाकर दोनों के मतलब एक दूसरे के धर्म अथवा जाति के बीच घृणा पैदा करना। ठीक है, वही क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। और इसके बहुत बुरे भी परिणाम देखे गए हैं इतिहास में, वो अभी हम आगे देखेंगे। जैसे मैं बता ही देता हूँ, जो हम लोग का विभाजन के समय, ठीक है, यानी जब देश आज़ाद होने वाला था 1947 में, तो जो मतलब पाकिस्तान की मांग थी, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये सांप्रदायिक दंगे थे और सांप्रदायिकता थी। ठीक है, बाकी चलिए हम इसका आंसर ये जो लिखा हूँ पढ़ता हूँ तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क देना है हमें। देखो, किसी व्यक्ति विशेष, राजनीतिक पार्टी अथवा समाज के कुछ लोगों द्वारा किन्हीं 2 धर्मों अथवा जातियों के बीच हीनता का भाव पैदा यानी वही उत्पन्न करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। तो सांप्रदायिकता का मैंने मतलब आपको पहले ही बता दिया, उसको कुछ इस प्रकार से आप बनाकर लिख सकते हो। ये मैं जो लिखा हूँ सेम यही आपको नहीं लिखना है, मतलब लिख सकते हो आपका मन, लेकिन आप अपने मन से बनाकर लिखोगे तो और बेटर होगा। बाकी आप ये भी लिख देते हो तो और भी मतलब अच्छा है, क्योंकि आप इससे शायद बेटर नहीं बना सकते हो क्योंकि आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति विशेष, राजनीतिक पार्टी अथवा समाज के कुछ लोगों द्वारा किन्हीं 2 धर्मों अथवा जातियों के बीच हीनता का भाव पैदा करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता निम्न कारणवश लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। अब जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसके लिए जो ये सांप्रदायिकता है किस प्रकार हानिकारक है। तो भाई अगर आप सांप्रदायिकता का मतलब समझ गए हो अभी मैंने जो बताया, तो आप सीधे सीधे यहाँ से कई कारण बता सकते हो कि भाई सांप्रदायिकता मीन्स अगर 2 धर्मों अथवा जातियों के बीच मतलब अंतर पैदा करना, गहराई पैदा करना या घृणा पैदा करना एक दूसरे के खिलाफ, तो इससे क्या होगा कि इससे भाई दंगे हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट में कोई है बड़ा व्यक्ति या कोई नेता ही है, भड़काऊ बयान दे दे कि सारे मुस्लिम इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले जाए, ये वो बहुत उल्टी सीधी बातें बोल दे। सॉरी, ये मतलब मैं केवल समझाने के लिए बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ऐसा बयानबाजी कर दे, आप अभी ये देखते भी हो अपनी सोशल लाइफ में, बीजेपी वाले मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं किसी पार्टिकुलर पार्टी को मतलब टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब ये साफ साफ आपकी बुक में भी लिखा है। आप अपनी सोशल साइंस की कुछ मतलब बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सांप्रदायिक मतलब ऐसे मतलब सांप्रदायिकता फैलाने में बीजेपी हमेशा आगे रही है और ये पीछे से चलता आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये मतलब ये चीज़ आगे हम लोग चलो इसको पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो फर्स्ट अंतर मैंने लिखा है, तो जो आप खुद अंतर यहाँ समझ सकते हो कि सांप्रदायिकता से क्या होगा। मतलब दंगे हो सकते हैं 2 धर्मों अथवा जातियों के बीच, तो ही आप लोग लिख दोगे यहाँ पे कि सांप्रदायिक भावना रखने वाले। ठीक है, पहले यहाँ मैंने कई टॉपिक फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे बनाकर कई लिखा है। ठीक है, तो चलिए मैं सबको एक एक बार बताता हूँ। देखिए, सांप्रदायिक भावना रखने वाले धार्मिक समुदाय अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। मतलब जो भी मतलब सांप्रदायिक भावना रखते हैं, देखिए बीजेपी पार्टी तो केवल मतलब वोट के लिए करती है ये चीज़ें, मतलब केवल वोट के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। जैसे अभी यहाँ हम पढ़ते हैं, देखिए सांप्रदायिक भावना रखने वाले धार्मिक समुदाय अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है तथा फिर धीरे धीरे धर्म पर आधारित अलग राज्य की मांग करके देश की एकता को नुकसान पहुंचाया जाता है। और ये
मतलब देखा गया था देश विभाजन के समय ये चीज़। अभी हम आगे इसका भी पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे भारत में अकाली दल, हिंदू महासभा आदि दल धर्म के आधार पर बनाए गए। एक आप मुस्लिम सभा, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसको भी यहाँ हम ले सकते हैं उदाहरण के तौर पे, ठीक है। मुस्लिम लीग, उसको भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तीन हम मतलब अकाली दल, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, इन तीनों का मतलब अ, धर्म के आधार पे ही इनकी मतलब स्थापना हुई है, ठीक है। या उदाहरण के तौर पर हम ये भी लिख सकते हैं कि धर्म के आधार पे सिखों की खालिस्तान की मांग भी इसका एक उदाहरण है। क्लियर? तो ये आई होप आपको प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए किस प्रकार हानिकारक है। चलो, उसके बाद ये फर्स्ट हो गया, हम लोग सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अधिक वोट प्राप्त करने के लिए लोगों की भावनाओं से खेलना तथा उन्हें भड़काना ही क्या होगा, क्या होता है, वो होता है सांप्रदायिकता। देखिए और यहाँ जैसे में यहाँ पे देखिए, जैसे में यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी यानी वही आपकी बीजेपी, ठीक है, के नाम पर मतलब भारत में भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करती है, ठीक है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा इसका उदाहरण है। तो वही धर्म के नाम पर वोट हासिल करने का मतलब कि वही तो होगा कि भाई एक धर्म को ज़्यादा बेटर बताना, एक को थोड़ा मतलब नीचा दिखाना। तो ये तो सांप्रदायिकता ही फैलाना एक तरह से हुआ, क्योंकि यहाँ मतलब आप मतलब धर्म को इक्वल नहीं समझ रहे हो। हालांकि एक मतलब ये एक पार्टी का ही मुद्दा नहीं होता है, ये उसमें कुछ एक नेता एक दो होते हैं जो मतलब ऐसी बयानबाजी कर देते हैं जिससे मतलब पूरी पार्टी ही दिक्कत में आ जाती है। मैं पूरी पार्टी को मतलब ख़राब नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है। उसमें मान लीजिए कुछ एकाध मतलब कुछ नेता हो गए जो मतलब उल्टी सीधी बयानबाजी कर फंस जाते हैं। अभी बहुत सारा बवाल हुआ था, आप जानते ही होंगे। चलो छोड़ो इस बात को। उसके बाद मैंने थर्ड भी लिख दिया यहाँ पे। थर्ड क्या लिखा है कि कई बार, ठीक है, सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन के समय हुए दंगे हैं। उसके अलावा 1984 के हिंदू सिख दंगे इसका प्रमुख उदाहरण है। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 ठे लिख दिया। हम लोग का तर्क कितना बोला था शुरू में? तर्क हम लोग का 2 ही बोला था, लेकिन मैंने 3 लिख रखा है। अब आप ये शुरू में ये ऐसा इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको पहला वाला ये बड़ा लग रहा है तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये सेकंड वाला लिख दीजिएगा क्योंकि यह छोटा है थोड़ा, और ये मतलब ये थर्ड वाला लिख दीजिएगा। लेकिन 6 नंबर के लिए थोड़ा सा मतलब छोटा मतलब आंसर हो जाएगा, तो मैं बेटर मतलब होगा कि इसको आप इसी को लिख दीजिएगा या इसमें आप अपने मन से बनाकर कुछ और बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसका आप आंसर लिख लोगे, मैं जानता हूँ आप लिख लोगे, ठीक है। बाकी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में, जी हमें दोस्त, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की। तब तक के लिए थैंक यू।